जय हिंद। सभी को नमस्कार। द विनर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में और ये किस प्रकार कार्य करती है। सरकारें बदलने से किसी देश का रुख किसी देश के पक्ष में कम या अधिक तो हो सकता है, परंतु इसका ये कभी भी मतलब नहीं होता है कि वह देश अपनी विदेश नीति बदल लेगा, क्योंकि दोस्तों विदेश नीति काफ़ी हद तक इतिहास पर डिपेंड करती है। और ये हम जानते हैं कि जब 1970 की बात है, 1971 के दशक में जब पाकिस्तान, चीन और अमेरिका एक धुरी बन गई थी भारत के खिलाफ, तब रूस ने भारत को किस हद तक मदद की थी। विश्व के उस समय भारत के पास क्या था? भारत के पास भूखमरी, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी आदि अनेक समस्याएं थी, लेकिन भारत के पास कुछ था तो वो था रसिया, एक जैसी महाशक्ति जो एक गरीबी, अकाल से ग्रस्त देश को बचाने के लिए अमेरिका के विरुद्ध आ खड़ा हुआ है और एक महाशक्ति बनकर जिसने भारत को पाकिस्तान बनने से रोका था। तो अब हम समझते हैं कि विश्व में जो यूक्रेन संकट चल रहा है उसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, भारत क्या भूमिका अदा कर सकता है। दोस्तों, आज जब विश्व की महाशक्तियां कुछ नहीं कर पा रही हैं तो पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ देख रहा है कि भारत कुछ बोले, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में को अपना पक्ष रखे, भारत इस मसले को उठाए। तो दुनिया आज देख रही है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया दहल गई थी और इससे बचने के लिए, तीसरे वर्ल्ड वार से बचने के लिए उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी कि भाई किसी भी मसले को शांतिपूर्वक सुलझाना और आने वाले युद्ध जो है उसको रोकना, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, दुनिया को एक भयंकर त्रासदी से बचाना, परमाणु हथियारों से रोकना। क्योंकि अमेरिका ने जापान में जिस समय जो परमाणु हमला किया था, लिटिल बॉय 6 अगस्त को किया था और बिग फैट 9 अगस्त को जो जापान के टोक्यो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर किया था जो हमला, वो परमाणु बम दोस्तों बहुत छोटे थे, लेकिन आज के समय ऐसे ऐसे परमाणु हथियार हैं कि एक परमाणु हथियार से पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही भयंकर संकट दोस्तों आ गया है विश्व के सामने। विश्व में 2 धुरियां बन चुकी हैं दोस्तों, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन रसिया है वो पूरे यूरोप का एक सैन्य संगठन है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मुख्य भूमिका अमेरिका अदा करता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें 3 देश है, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका। मुख्य रूप से अमेरिका इसमें सुपर पावर है। और यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसका यूरोपियन यूनियन है, जिसमें ब्रिटेन, आपको पता होगा दोस्तों, अलग हो चुका है, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। लेकिन ये फिर भी ये जो नाटो संगठन है और अमेरिका है उसके खिलाफ रूस अकेला खड़ा हुआ है। यानी कि यूरोप महाद्वीप में अकेला रूस नाटो से, अमेरिका से लड़ रहा है। और चाइना जो है, चाइना और अमेरिका की कभी भी शुरुआत में जब चाइना की एक राष्ट्र के रूप में वो चाइना उभरा था, तब भी अमेरिका चाइना के पक्ष में नहीं था। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को अमेरिका बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो चाइना के अंदर, तो इसीलिए वो वैसे ही पसंद नहीं करता। अभी हाल ही में जो चाइना का जो बीजिंग ओलंपिक था उससे उन्होंने अपना जो बर्खास्त कर दिया, उसका हिस्सा नहीं लिया अमेरिका ने। तो कारण उन्होंने दिया कि जो चाइना अपने उइगर जो मुसलमान है उनके ऊपर वो उनका शोषण कर रहा है और उनके ऊपर उन्हें पीड़ा दे रहा है, कई तरह से उन्हें परेशान कर रहा है। तो इस कारण अमेरिका ने ये कारण बताया और इसने भाग नहीं लिया। तो चाइना कभी भी अमेरिका के पक्ष में नहीं जाने वाला है दोस्तों। और भारत जो है, भारत का इस मसले में, यूक्रेन के मसले में रुख, यूक्रेन भी भारत के लिए ज़रूरी है। और हाल फिलहाल के संबंधों को देखें तो अमेरिका भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों इनके चलते हम रूस जैसे परम मित्र को नहीं खो सकते। रूस ने भारत को बहुत कुछ दिया है। आज जो परमाणु हथियारों में हम सक्षम है, 4थे नंबर पर भारत की सेना आती है विश्व में फायर पावर में, तो उसका कारण कुछ हद तक रूस है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, आज हम पूरी दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में ले सकते हैं। और S-400 जो डील है वो, जैसे ये डिफेंस सिस्टम है और ये है केवल मतलब भारत के पास है, रशिया ने भारत को दिया। चाइना के पास भी S-300 मीटर जो को रेंज की जो है मिसाइल को जो मारने वाली क्षमता है। मतलब दोस्तों चाइना के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि परमाणु हथियार युद्ध का कारण है, तो परमाणु हथियार न होना भी युद्ध का कारण हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है, इसी कारण क्या कर रहा है कि रशिया उसके जैसी महाशक्ति यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और इसका कारण ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो के पक्ष में अधिक झुकाव है। तो अमेरिका कभी भी मतलब अमेरिका की सेना और नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पर आके बैठे, ये कभी भी रूस जैसी महाशक्ति बर्दाश्त करने वाली है भी नहीं।
इसीलिए रूस इसका विरोध कर रहा है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाए और यूक्रेन नाटो में जाने के लिए तैयार है। तो इस कारण रूस उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रूस 1991 के दशक तक बहुत बड़ी महाशक्ति हुआ करता था। अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चला था, लेकिन क्या हुआ था कि फिर उसके बाद में रूस की आर्थिक हालत ऐसी हो गई थी कि रूस 17 टुकड़ों में बटा था। जैसे बेलारूस है, पोलैंड है, ये जो जितने भी जो हम देश हैं, ये इसके कारण बटा था। दोस्तों, यूक्रेन है, दोस्तों अगर यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो रशिया कभी भी ऐसी मुझे नहीं लगता कि हिमाकत करता यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने की। तो जैसे आप यूँ समझ लीजिए, भारत और पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कई बार युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन इसका कारण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका परमाणु हथियारों ने निभाई है, क्योंकि परमाणु हथियार संपन्न दो देश कभी भी जो आपस में जंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही वो झेल सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज इसका हम उदाहरण देख सकते हैं यूक्रेन में। दोस्तों, आज यूक्रेन के हर एक व्यक्ति सैनिक बन के लड़ रहा है अपने देश की, अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यूक्रेन के पास सभी देश लगभग नाटो के हैं, यूरोपियन यूनियन के हैं, यूरोप महाद्वीप का, रूस को छोड़ के अमेरिका, सभी हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन के एक एक नागरिक को हथियार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके सांसद जो रूस है, इससे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना चाहिए, जब आपका विरोधी जब ताकतवर होता है तो आपको उकसाएगा दोस्तों। और जब दोस्तों आप उकस कर उसके खिलाफ अगर उसको कुछ कह देंगे या आक्रमण करेंगे, तो दोस्तों वो सामने वाला यही चाहता है कि आप पहले आक्रमण करें, फिर आपको वो सामने वाला विनाश कर दे। यही हालत यूक्रेन की हो चुकी है। दोस्तों, रशिया चाहता था कि यूक्रेन उसे कुछ करे, कुछ हमला करे हल्का फुल्का, ताकि रशिया ये बता सके दुनिया को कि भाई यूक्रेन ने हम पे हमला किया और हमने बचाव में ये किया है। तो दोस्तों, कभी भी जब आपका विरोधी ताकतवर हो तो वो आपको उकसाएगा। दोस्तों, आप उकसने की गलती मत कर देना, ये आपकी इतिहास में सबसे बड़ी गलती साबित होगी दोस्तों। और यूक्रेन ने ये गलती की है दोस्तों। यूक्रेन अमेरिका के बहकावे में आ गया और उन्होंने क्या किया कि रशिया जैसी महाशक्ति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया कि अपने देश की रक्षा करेंगे। दोस्तों, शांति से सुलझाया जा सकता था। नाटो में अगर नहीं भी मिलते तो यूक्रेन को कुछ ज़्यादा नुकसान होने वाला कुछ भी नहीं था। वो एक देश के रूप में, स्वतंत्र रूप में अपनी शक्ति को बढ़ा सकते थे, आसानी से रह सकते थे। लेकिन वो नाटो में जाने की, रशिया जैसी महाशक्ति के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अमेरिका हमारा साथ देगा, ये देश हमारा साथ देंगे। दोस्तों, साथ वो होता है जब सैनिक जाकर लड़ते हैं। हथियारों की सप्लाई दोस्तों कोई भी कर सकता है, लेकिन जान की जो देश कीमत देता है ना, उससे बड़ी कोई कीमत नहीं होती है। एक सैनिक के लिए, सैनिक की पहचान अगर युद्ध होती है तो एक सैनिक की सबसे बड़ी परीक्षा युद्ध होती है। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रहकर गया, आपने देखा दोस्तों। अमेरिका इराक में भी अमेरिका रहा दोस्तों। अमेरिका को अपने हथियार बेचने से मतलब है, अमेरिका को कुछ भी मतलब नहीं है। अमेरिका का हथियार बेचने के मामले में विश्व में क्या है, अमेरिका नंबर 1 है। ये अमेरिका की विदेश पॉलिसी है दोस्तों। यूक्रेन नहीं समझ पाया इस विदेश पॉलिसी को। यूक्रेन का विदेश मंत्री जी भी इस पॉलिसी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। अमेरिका को हथियार बेचने से मतलब था दोस्तों। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना आप। मान लीजिए रशिया, आपको पता है रशिया जीतेगा, लेकिन अमेरिका जैसे देश क्या कर रहे हैं, हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें डबल फायदा हो रहा है। पहला फायदा ये हो रहा है कि हथियारों से उनकी आय बढ़ रही है और वे विश्व में एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि दोस्तों रूस को भी बहुत नुकसान हो रहा है। रूस आर्थिक रूप से नीचे जाएगा तो अमेरिका ऑटोमेटिक ऊपर आता चला जाएगा और रूस को भी इसका बहुत भयंकर परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका तो यही चाहता है रूस पे इसका बुरा प्रभाव पड़े, रूस युद्ध जीत जाएगा। लेकिन रूस में आने वाले समय में गहरे युद्ध की स्थिति हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हर एक नागरिक को क्या कर रहा है, हथियारों की सप्लाई हो रही है। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, फिर क्या होगा कि जैसे यूक्रेन पर रूस का कब्जा भी हो जाएगा ना, तब भी क्या होगा, रूस के खिलाफ यूक्रेन के हर नागरिक के हाथ में परमाणु हथियार होंगे तो क्या करेंगे, देश में एक गहरे युद्ध की स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो आखिर में नागरिक तो यूक्रेन के ही रहेंगे ना। तो ये एक सोचने वाली बात है कि रूस को कमज़ोर करने के लिए, तबाह करने के लिए वैश्विक साजिशें हैं और यूक्रेन को इसे जल्द समझ जाना चाहिए। लेकिन यूक्रेन यहाँ पर लड़ रहा अपने अस्तित्व के लिए दोस्तों। जैसे हमारे भारत के इतिहास में आते हैं तो कलिंग नरेश थे। कलिंग नरेश ने सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली शासक के खिलाफ अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए डटकर खड़ा हो गया। आज वही काम करने जा रहा है यूक्रेन। जो कलिंग जो छोटा सा उड़ीसा में, आज का उड़ीसा है, छोटा सा राज्य था, उस समय अशोक के खिलाफ लड़े हर एक नागरिक शहीद हो गया अपने मातृभूमि के लिए। बच्चे सभी ने हथियारों के साथ
लड़ाई लड़ी थी सम्राट अशोक के सामने, वो ही काम करने जा रहा है यूक्रेन। दोस्तों इसमें जैसे कलिंग नरेश नहीं जीत पाया था, लड़ते लड़ते सभी शहीद हो गए थे, तो दोस्तों इसमें कुछ भी मिलने वाला यूक्रेन को है नहीं, यूक्रेन तबाह होगा। तो यूक्रेन को यहाँ से समझदारी से काम में लेना चाहिए था। अभी भी यूक्रेन समझदारी दिखा सकता है, इसमें समझौता कर सकता है। जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके सर पे एक सनक सवार हो गई है। वे चाहते हैं कि कोई भी किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़े, वह पूरे यूरोप महाद्वीप और जो अमेरिका है उसके खिलाफ डट कर खड़ा हो गया। बस मर जाओ और मार दो, बस वो युद्ध को ख़त्म करना चाहता है। हर हाल में जो है रशिया चाहता है कि इस युद्ध को जितना जल्दी ख़त्म किया जाए उतना जल्दी ख़त्म करे और इसकी राजधानी पे कब्जा किया जाए, कीव पे, यूक्रेन की। दोस्तों यूक्रेन एक बड़ा देश है जो रूस से अलग हुआ था। अगर यूक्रेन जो जीत लेगा रूस वापस, तो जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया छोटे छोटे देश हैं उनको एक एक दिन का काम है जीतना। तो बाकी देश भी भयभीत हैं कि कल को हम पे अटैक ना कर दे रशिया, तो वे क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन रशिया आज एक सैनिक के लिए युद्ध सबसे बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों, और उसकी पहचान भी, सैनिक की पहचान एक युद्ध होती है। तो एक छोटी सी कविता है। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊँगा, जीने का दम रखता हूँ तो इसके लिए मर कर भी दिखलाऊँगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊँगा, नज़र उठा के देखना ये दुश्मन मेरे, देश को मरूँगा मैं ज़रूर पर तुझे मार कर ही मरूँगा, कसम मुझे इस माटी की कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस देश का कर्ज चुकाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस देश का कर्ज चुका। आज दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी एक मजाक बनकर रह गया है। यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय हाथ खड़े करने के अलावा, कोई भी उसका असर नहीं पड़ रहा है किसी भी देश के ऊपर। तो इसमें सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्यों नहीं तो आने वाले समय में ऐसी भयंकर तबाही होगी, विश्व एक तीसरा युद्ध झेलेगा जिसके बाद में कुछ भी विनाश, सब कुछ विनाशकारी होगा, कुछ भी बचने वाला है नहीं दोस्तों। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यूक्रेन में ये कहावत बहुत हद तक चल रही है। उनके सांसद हथियार लेकर युद्ध लड़ने को तैयार हो गए हैं, लेकिन आप सर नहीं झुकाने पड़ते। जब आपका विरोधी ताकतवर हो तो आपको सर झुकाने में भी कोई शर्म परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को बढ़ा लो तब विरोधी को ललकारो कि आओ मैदान में। लेकिन यूक्रेन ये गलती कर रहा है, यूक्रेन को समझ जाना चाहिए यहाँ पे, वरना यूक्रेन तो तबाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कोई भी देश, अमेरिका नहीं चाहेगा कि मेरे देश के जो सैनिक हैं दूसरे देश के लिए जाकर लड़े, और अमेरिका ने तो कभी भी नहीं चाहा है। वरना जो इराक है, ईरान है, आप देख चुके हैं दोस्तों, अफ़गानिस्तान है, उनमें आज तक शांति स्थापित हो चुकी होती। ये क्या करता है कि किसी देश में अमेरिका तेल होते हैं तो तेल को, खजानों को लेकर चला जाता है, और जो भी होता है किसी देश का शोषण करता है। ये एक जू की तरह जो खून चूसता है अमेरिका। दोस्तों भारत इसीलिए अमेरिका से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से भारत पंगा नहीं लेना चाहता ना दोस्तों। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 4 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल भारत के बारे में पूछा जाता है कि आप एक बड़ा रणनीतिक साझेदार भारत को मानते हैं क्या, वह पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे इरादे के साथ में आपके साथ इस मसले में है। तो जो बाइडेन जो कह सकता है कि जो इसके खिलाफ जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के विरुद्ध जाएगा, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन नहीं, आज भारत की विदेश नीति हमें गर्व करने का मौका दे रही है कि जो बाइडेन जैसा विश्व का सुपर पावर जैसा राष्ट्रपति ये कह रहा है कि हमने भारत से इस मसले में बात करेंगे, हमारी बातें होंगी। मतलब वो बातें टाल कर जा रहा है, उनकी हिम्मत नहीं है कि भारत की विदेश नीति को ललकारे। क्योंकि भारत, दोस्तों आज खुशी की बात है कि भारत की विदेश नीति विश्व में डंका बजा रही है। जय हिंद दोस्तों।